नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की परतें खोल रहे हैं जिसने भारत में न्याय, मीडिया और ताकत के पूरे समीकरण पर ही एक छाप छोड़ी। जेसिका लाल मर्डर केस। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और इनमें जेसिका लाल मर्डर केस न्याय की कहानी के अहम हिस्से भी शामिल हैं। बिल्कुल। एक ऐसा केस जिसने वाकई पूरे देश को झकझोर दिया था। हाँ, जरा सोचिए, दिल्ली की एक हाई एंड पार्टी, देर रात का वक्त, बार बंद हो चुका है और सिर्फ एक ड्रिंक देने से मना करने पर एक मॉडल की गोली मारकर हत्या। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये एक लंबी लड़ाई थी इंसाफ के लिए, बहुत लंबी। और इस पूरे मामले ने कई मुश्किल सवाल खड़े किए, जैसे ये मीडिया ट्रायल वाली बात, गवाहों पर कितना दबाव था, क्या पैसा और पहुंच वाकई न्याय को मोड़ सकता है। हाँ, ये सवाल तो उठे और बहुत जोर शोर से उठे। और सबसे बड़ा सवाल शायद ये था कि कैसे एक इतने बड़े रसूखदार नेता का बेटा, जो मुख्य आरोपी था, वो पहले इतनी आसानी से बरी हो गया। और फिर ऐसा क्या बदला कि जनता का दबाव, मीडिया कवरेज, जिसने जैसे पूरा खेल ही पलट दिया। हाँ, वो जानना बहुत दिलचस्प है। चलिए, तो इन दस्तावेजों के जरिए इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं उस रात से, वो रात जो शायद ही कोई भूला हो। तारीख थी 29 अप्रैल 1999। रात के करीब 2 बज रहे थे। जगह थी दिल्ली का कुतुब कॉलोनेड। वहां एक रेस्टोरेंट था, टैमरिंड कोर्ट जी। वहां एक पार्टी चल रही थी, जानी मानी सोशलाइट बीना रमानी की पार्टी थी। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये एक फैशन शो की आफ्टर पार्टी जैसा कुछ था। हाँ, काफी हाई प्रोफाइल मामला था। और वहीं 34 साल की मॉडल जेसिका लाल, वो बारटेंडर के तौर पर मदद कर रही थी। जी, वो पार्ट टाइम काम कर रही थी वहां। माहौल काफी, जैसे कहते हैं, हाई प्रोफाइल था। करीब 300 लोग मौजूद थे। लेकिन एक नियम था वहां। क्या नियम? कि बार काउंटर रात 12:30 बजे बंद हो गया था, शराब परोसना बंद था। अच्छा। तभी हरियाणा के एक ताकतवर कांग्रेस नेता विनोद शर्मा, उनका बेटा सिद्धार्थ वशिष्ठ, जिसे सब मनु शर्मा के नाम से जानते थे। हाँ, मनु शर्मा। वो अपने दोस्तों के साथ, विकास यादव और अमरदीप सिंह गिल थे शायद, वहां पहुंचा और उन्होंने जेसिका से शराब मांगी। बार बंद होने के बाद? हाँ, बार बंद होने के बाद। जेसिका ने बहुत विनम्रता से लेकिन साफ मना कर दिया कि नियम है, नहीं दे सकती। सही किया उन्होंने। पर इसी बात पर मनु शर्मा वो एकदम गुस्से से भर गया, आग बबूला हो गया। अच्छा। उसने पहले अपनी पिस्तौल से हवा में एक गोली चलाई, शायद डराने के लिए। अरे बाप रे। और फिर दूसरी गोली सीधे जेसिका पर चला दी। वो एक 22 बोर की पिस्तौल थी और गोली जेसिका के सिर में बिल्कुल आंख के ऊपर लगी। ओह। और वो वहीं गिर गई। पार्टी में एकदम भगदड़ मच गई, अफरा तफरी। और मनु शर्मा अपने दोस्तों के साथ फौरन वहां से भाग निकला। तो ये सब इतनी जल्दी हुआ? जेसिका को फिर फौरन एम्स ले जाया गया, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान? हाँ, तुरंत ले गए। लेकिन अगली सुबह यानी 30 अप्रैल 1999 को डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वजह साफ थी, सिर में गोली लगना। पुलिस ने फिर मामला दर्ज किया, आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या का आरोप। और यहीं से, जैसा आपने कहा, कहानी में पेंच आने शुरू हुए। बिल्कुल, यहीं से वो सब शुरू हुआ जिसने इस केस को इतना ज्यादा विवादास्पद बना दिया। मनु शर्मा, जो उस वक्त सिर्फ 24 साल का था, वो भागकर चंडीगढ़ चला गया, अपने घर। हाँ। और फौरन ये आरोप लगने लगे कि उसके पिता, जो उस वक्त केंद्र सरकार में मंत्री बनने के दावेदार भी माने जा रहे थे, अच्छा, वो अपने राजनीतिक असर का, अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहे, मामले को दबाने के लिए या कमजोर करने के लिए। शुरू से ये शक था। हाँ, ये आशंका तो शुरू से ही जताई जा रही थी कि न्याय के रास्ते में मुश्किलें खड़ी की जाएंगी। फिर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की। अब देखिए, हैरानी की बात यह है कि पार्टी में सैकड़ों लोग थे। हाँ, 300 लोग थे सुना। हाँ, और कई बड़े नामी ग्रामी चेहरे भी थे। लेकिन गवाही देने वाले कम निकले। अच्छा, ऐसा क्यों? और जो गवाह सामने आए भी, उनमें से कई अहम गवाह, वो धीरे धीरे अपने बयानों से पलट गए, मुकर गए। हाँ, मुकर गए, हॉस्टाइल हो गए। सीबीआई ने बाद में इस चीज को गवाहों से छेड़छाड़ का क्लासिक केस कहा। क्लासिक केस, बाप रे। दस्तावेज बताते हैं कि करीब 32 गवाह हॉस्टाइल हुए थे। 32 गवाह, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। क्या दस्तावेज कुछ बताते हैं कि क्यों मुकरे ये लोग? डर था, पैसा था, क्या था? देखिए, दस्तावेज हर गवाह के मुकरने की वजह तो साफ साफ नहीं बताते, लेकिन सीबीआई की वो जो टिप्पणी है ना, क्लासिक केस ऑफ विटनेस टैम्परिंग, हाँ। वो इशारा करती है कि दबाव भी था और शायद लालच भी। दोनों की भूमिका हो सकती है। और ऊपर से सबूत मिटाने के आरोप भी लगे। कहा गया कि भाई, घटनास्थल की सफाई कर दी गई जल्दी में। अच्छा। और एक और बहुत जरूरी बात, उस रेस्टोरेंट में उस वक्त कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, तो नामुमकिन था। इन सब वजहों से जांच शुरू से ही कमजोर दिख रही थी।
पटरी से उतरती हुई लग रही थी। तो मनु शर्मा गिरफ्तार हुआ था या नहीं? हाँ, मनु शर्मा को 6 मई 1999 को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई, अस्थायी रिहाई। जमानत मिल गई? हाँ। और फिर मामला सालों तक खिंचता रहा होगा? बिल्कुल। 2000 से 2005 तक मुकदमा बहुत धीमी रफ्तार से चला और गवाहों के मुकरने का सिलसिला भी वो रुका नहीं। और फिर आया फरवरी 2006, जब निचली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट का वो फैसला आया जिसने जैसे पूरे देश को हिलाकर रख दिया। क्या फैसला था वो? एडिशनल सेशंस जज SL भयाना थे। उन्होंने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए मनु शर्मा समेत सभी 9 आरोपियों को बरी कर दिया। सभी को बरी कर दिया? मनु शर्मा को भी? हाँ, मनु शर्मा को भी। फैसले का आधार मुख्य रूप से यही बताया गया कि पुलिस यानी अभियोजन पक्ष मनु शर्मा के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई और जो अहम गवाह थे वो अपने बयानों से पलट गए। ये तो बहुत चौंकाने वाला था। बिल्कुल, और यही वो पल था जहां दस्तावेज इशारा करते हैं कि कैसे पैसे और पहुंच का साया न्याय व्यवस्था पर कितना गहरा पड़ सकता था उस वक्त। इस फैसले के बाद तो हंगामा हुआ होगा जबरदस्त। अरे हंगामा क्या, जैसे बारूद में आग लग गई। पूरे देश में, खास तौर पर युवाओं में, शहरी मिडिल क्लास में जबरदस्त गुस्सा फूटा। लोगों को लगा कि ये तो सरेआम नाइंसाफी है, इंसाफ का मजाक उड़ाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि आरोपी एक ताकतवर आदमी का बेटा है। हाँ, ये भावना तो आई होगी लोगों में। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बड़े शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। कैंडल मार्च निकाले गए, विरोध प्रदर्शन हुए। और मीडिया का क्या रोल था इसमें? मीडिया, खासकर कुछ न्यूज चैनल्स जैसे NDTV, उन्होंने इस मुद्दे को बहुत उठाया। लगातार प्राइम टाइम में इस पर बहस हुई। जस्टिस फॉर जेसिका, नो वन किल जेसिका जैसे नामों से कार्यक्रम चलाए गए। अच्छा, ये नो वन किल जेसिका तो काफी मशहूर हुआ था। हाँ, बहुत। टेक्स्ट मैसेज अभियान चले। इसने न सिर्फ लोगों को जोड़ा बल्कि सरकार पर और न्यायपालिका पर भी बहुत भारी दबाव बनाया। और कई NGOs मतलब सामाजिक संस्थाएं, उन्होंने मिलकर जस्टिस फॉर जेसिका नाम से एक बड़ा अभियान भी छेड़ा। तो मतलब जनता का दबाव और मीडिया, इन दोनों ने मिलकर काम किया। बिल्कुल, और ये वो मोड़ था जहां ये साफ दिखा कि कैसे कभी-कभी लोकतंत्र में जनता की आवाज और एक जिम्मेदार मीडिया वो मिलकर रुकी हुई न्यायिक प्रक्रिया में दोबारा जान फूंक सकते हैं। इसी चौतरफा दबाव के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई और उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की। अच्छा, तो पुलिस ने अपील की? हाँ, दिल्ली पुलिस ने ये फैसला किया कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक मोड में होगी। रोजाना सुनवाई, ये तो बड़ी बात थी। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत अहम कदम था। मामले की मतलब नए सिरे से जांच तो नहीं हुई जैसा कुछ रिपोर्ट्स में आया था कि CBI को सौंपा गया, वो नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस ने ही दोबारा दलीलें पेश की। अच्छा, CBI इन्वॉल्व नहीं हुई इसमें बाद में? नहीं, हाईकोर्ट स्टेज पर दिल्ली पुलिस ने दोबारा जांच और दलीलें पेश की। ठीक है, तो हाईकोर्ट में क्या हुआ फिर? हाईकोर्ट में सुनवाई बहुत तेजी से चली। जस्टिस RS सोडी और PK भसीन की बेंच थी, उन्होंने रोजाना सुनवाई की। इस बार पुलिस ने, अभियोजन पक्ष ने ज्यादा मजबूती से अपना पक्ष रखा। गवाहों के जो पुराने बयान थे, परिस्थितिजन्य सबूत थे, उनको फिर से बारीकी से परखा गया। बचाव पक्ष की दलीलें भी सुनी गईं और बस कुछ ही महीनों की सुनवाई के बाद 18 दिसंबर 2006 को दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। तो मतलब हाईकोर्ट ने मनु शर्मा को जेसिका लाल की हत्या का दोषी पाया। हाँ, और 2 दिन बाद 20 दिसंबर 2006 को सजा सुनाई गई, उम्र कैद, और साथ में 50,000 रुपए का जुर्माना भी। उम्र कैद। और जो बाकी 2 दोस्त थे, विकास यादव और अमरदीप सिंह गिल, उन्हें सबूत मिटाने का दोषी पाया गया और उन्हें 4 साल की सजा हुई। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। इसने जनता के गुस्से को थोड़ा शांत किया और न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा वापस लाने में मदद की। तो निचली अदालत से बरी होने के सिर्फ 10 महीने के अंदर ही हाईकोर्ट ने सजा सुना दी है, तो वाकई बहुत तेज था। हाँ, काफी तेज था हाईकोर्ट का एक्शन। लेकिन क्या मामला यहीं खत्म हो गया या सुप्रीम कोर्ट में गया? नहीं, खत्म कहाँ होना था। जैसा ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में अक्सर होता है, मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक गया। हाँ। मनु शर्मा ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले की सुनवाई की, दोनों पक्षों की दलीलें ध्यान से सुनी। और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था? आखिरकार 19 अप्रैल 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने मनु शर्मा की अपील खारिज कर दी। हाँ, जस्टिस P. सदाशिवम और स्वतंत्र कुमार की बेंच थी,
उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने माना कि हाँ, अभियोजन पक्ष ने मनु शर्मा के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर, मतलब दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में नहीं आता जिसमें मौत की सजा दी जाए। इसलिए उम्र कैद की सजा ही ठीक है, उचित है। तो उम्र कैद बरकरार रही? हाँ, उम्र कैद की सजा बरकरार रही और इस फैसले के बाद मनु शर्मा की सजा अंतिम हो गई और उसे सजा काटने के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। चलिए अब जरा इस केस के जो मुख्य किरदार थे उन पर एक नजर डाल लेते हैं, जैसा हमारे दस्तावेज बताते हैं। पहले पीड़ित जेसिका लाल 34 साल की थी। वो वैसे चंडीगढ़ की रहने वाली थी, लेकिन दिल्ली में मॉडलिंग करती थी, इवेंट्स में काम करती थी जी। उन्होंने स्पेनिश भाषा में डिग्री भी ली थी और शायद एयर होस्टेस बनना चाहती थी। उनके पिता सेना में कर्नल रह चुके थे। हाँ, एक आर्मी बैकग्राउंड था। और जेसिका को काफी बेबाक और बहादुर लड़की माना जाता था। बिल्कुल। दूसरी तरफ मुख्य आरोपी मनु शर्मा घटना के वक्त 24 साल का, हरियाणा के बहुत बड़े कांग्रेसी नेता विनोद शर्मा का बेटा। जाहिर है एक बेहद अमीर और असरदार परिवार से। हाँ, वो तो साफ था। दस्तावेज बताते हैं कि उसका स्वभाव थोड़ा गुस्सैल और बिगड़ैल किस्म का था। घटना के समय नशे में भी था। हाँ, ये बात भी सामने आई। और उसके साथ उसके दोस्त थे विकास यादव और अमरदीप सिंह गिल, टोनी, जिन्हें बाद में सबूत मिटाने का दोषी पाया गया। जी। अब अगर इस केस को हम एक बड़े नजरिए से देखें तो ये मामला भारतीय न्याय प्रणाली की कुछ गंभीर कमियों, चुनौतियों को उजागर करता है ना? बिल्कुल। इसने बहुत साफ तौर पर दिखाया कि कैसे ताकतवर और अमीर लोग कानूनी प्रक्रिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। चाहे वो गवाहों को डरा धमकाकर हो या फिर जांच को धीमा करवाकर या सबूतों से छेड़छाड़ करके। गवाहों का मुकरना वो इस केस का एक बहुत ही बड़ा और चिंताजनक पहलू था। सही बात है, वो 32 गवाह वाली बात तो। हाँ, लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ। तो इस केस का एक बहुत सकारात्मक नतीजा भी निकला। वो क्या? गौर करने वाली बात यह है कि इस केस के बाद गवाह संरक्षण यानी विटनेस प्रोटेक्शन के मुद्दे पर देश में एक नई और गंभीर बहस छिड़ी। अच्छा, विटनेस प्रोटेक्शन पर? हाँ, इसी के दबाव में आगे चलकर भारत में बाकायदा गवाह संरक्षण कानून विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 में लागू की गई, ताकि गवाह बिना किसी डर या दबाव के सच बोल सके। तो इस केस का असर पड़ा कानून बनने पर? बिल्कुल। दस्तावेज 2010 में ही इस पर जोर दिए जाने का जिक्र करते हैं, जो दिखाता है कि इसकी जरूरत कितनी शिद्दत से महसूस की जा रही थी उस वक्त। समाज और संस्कृति पर भी इसका कुछ असर हुआ? हाँ, कम नहीं था। 2011 में बॉलीवुड में नो वन किल्ड जेसिका नाम से फिल्म बनी। हाँ, वो फिल्म तो देखी है। उसने इस पूरे मामले को आम लोगों तक पहुंचाया और काफी सफल भी रही। फिर जेसिका की बहन सबरीना लाल, उन्होंने न्याय के लिए जो लंबी लड़ाई लड़ी, वो इस पूरे संघर्ष का चेहरा बन गई। हाँ, उनका नाम बहुत सुना। कई लेखकों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, जानी मानी हस्तियों ने इस मुद्दे पर लिखा, बोला। तो ये सिर्फ एक क्राइम केस नहीं रहा, ये सामाजिक न्याय से जुड़ा एक अहम सवाल बन गया। सही कहा। और मनु शर्मा का क्या हुआ? सजा तो काट ली उसने? उसे उम्र कैद की सजा हुई थी। हालांकि सजा के दौरान वो कई बार पैरोल और फरलो पर बाहर आया। अच्छा। फिर 2020 में अच्छे व्यवहार के आधार पर सजा माफी की सिफारिश हुई और दिल्ली के उपराज्यपाल ने उसकी समय से पहले रिहाई को मंजूरी दे दी। तो वो अब बाहर हैं? हाँ, जिसके बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया। उसकी रिहाई पर भी काफी मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई थी उस वक्त। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे मामले का निचोड़ क्या निकलता है? क्या सीख मिलती है इससे? देखिए, ये केस एक कड़वी सच्चाई तो दिखाता ही है कि हमारे देश में न्याय पाना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर आपका मुकाबला किसी बहुत असरदार, रसूखदार शख्स से हो। हाँ, वो तो है। गवाहों का सुरक्षित महसूस न करना ये आज भी एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल। और साथ ही ये केस ये भी साबित करता है कि अगर लोग ठान लें, अगर आवाज उठाई जाए, तो सिस्टम की कमियों के बावजूद न्याय मिल सकता है। हाँ, ये उम्मीद भी देता है। इसमें मीडिया की भूमिका, चाहे वो सकारात्मक रही हो या नकारात्मक, मीडिया ट्रायल के आरोप भी तो लगे थे। हाँ, वो बहस भी हुई थी। और आम लोगों की जागरूकता, उनका दबाव, ये सब बहुत अहम साबित हुआ इस केस में। बिल्कुल। वो कहावत है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता। वो बात भी यहाँ कुछ हद तक सच लगती है, क्योंकि अंतिम फैसला आने में 11 साल लग गए। 11 साल बहुत लंबा समय है। हाँ, लेकिन जरूरी ये है कि अंत में न्याय हुआ
और इस केस ने एक और चीज पर रोशनी डाली, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का महत्व। उनकी जो असरदार पैरवी थी उसने केस को अंजाम तक पहुंचाने में बहुत मदद की। सही है। तो ये थी जेसिका लाल मर्डर केस की कहानी। एक सनसनीखेज कत्ल से शुरू होकर निराशा भरे अदालती फैसलों से गुजरते हुए फिर जन आक्रोश और मीडिया के दबाव के रास्ते चलकर आखिरकार न्याय मिलने तक का एक लंबा, बहुत यादगार सफर। एक ऐसा सफर जिसने भारतीय कानून और समाज दोनों पर बहुत गहरे निशान छोड़े हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या सवाल? कि आज इतने सालों बाद क्या हमारी न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत हो पाई है कि वो बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी मीडिया ट्रायल के, प्रभावशाली लोगों से जुड़े मामलों में भी निष्पक्ष और जल्दी न्याय दे सके? ये तो सोचने वाली बात है। या आज भी न्याय को सुनिश्चित करने के लिए जस्टिस फॉर जेसिका जैसे जन अभियानों की और मीडिया की सक्रियता की उतनी ही जरूरत है जितनी उस वक्त थी? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही देगा, या शायद हमें खुद ढूंढना होगा।